हेलो बच्चों, आज हम लोग पार्टनरशिप में नया चैप्टर डिस्कस करते हैं, दैट इज रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है कि फर्म जब रिकॉन्स्टिट्यूट होती है तो पहला फेज होता है चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकंड होता है जब पार्टनर हमारे पास एडमिट होता है, और तीसरा फॉर्म होता है जब पार्टनर हमारे फर्म से रिटायर हो रहा होता है। सो डिस्कस करते हैं कि रिटायरमेंट्स की टर्म्स एंड कंडीशन क्या होती हैं अंडर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। सो जैसे कि हम लोगों ने फीचर्स ऑफ पार्टनरशिप में डिस्कस किया था, म्यूचुअल कंसेंट से ही किसी का एडमिशन हो सकता है, सेम गोज विद द रिटायरमेंट ऑल्सो। सो अंडर सेक्शन 32 सब सेक्शन 1 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अ पार्टनर मे रिटायर, वो अपनी इच्छा से रिटायर हो सकता है, बट विद कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर्स। जब तक कंसेंट ऑफ अदर पार्टनर नहीं होगा तब तक वो रिटायर नहीं हो सकता, एंड ओनली आफ्टर गिविंग अ रिटन नोटिस। तो अगर किसी पार्टनर को रिटायर होना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा, दैट विल बी इन द रिटन फॉर्म, और जब सारे कंसर्न हो जाएंगे तो वो रिटायरमेंट हो जाएगा अंडर सेक्शन 32 और सब सेक्शन 1 के अंदर। ठीक है, नाउ सेक्शन 32 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 जिसका सब सेक्शन 2 है, वो क्या बोलता है, अ पार्टनर इज लाइबल फॉर एक्ट ऑफ द फर्म। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, अ पार्टनर इज लाइबल, तो उसकी लाइबिलिटी के बारे में बताया गया है। पार्टनर लाइबल होगा फर्म के एक्ट से, मतलब वो कुछ भी फर्म जो करेगा उसके लिए वो लाइबल होगा अप टू द डेट ऑफ रिटायरमेंट। जब तक वो रिटायर नहीं हो जाता तब तक वो लाइबल रहेगा। वो कौन बताता है, सेक्शन 32 सब सेक्शन 2। लेकिन लाइबल किसके लिए रहेगा, लाइबल टू थर्ड पार्टीज, जिससे बिजनेस डील करता है, जिन पब्लिक से, जिन पार्टीज से, उनको थर्ड पार्टी बोला जाता है। एंड कंटिन्यूइंग पार्टनर, कंटिन्यूइंग मतलब जो बच गए हैं पार्टनर आफ्टर हिज रिटायरमेंट, दैट इज रिमेनिंग, जिसको क्या बोलेंगे, रिमेनिंग पार्टनर्स। ठीक है, ये तो बड़ा सिंपल है कि भाई लाइबल है एंड वी ऑल एग्री। लेकिन जो इस थर्ड वाला है ना सेक्शन, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 32 सब सेक्शन 3 of Indian Partnership Act 1932 says that even after the retirement of a partner he may be liable। क्या लिखा हुआ है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, may be liable, वो may liable अभी भी हो सकता है even after the retirement for the act of the firm to third parties। यहां पर वो पार्टनर्स पे नहीं, थर्ड पार्टीज पे उसकी लाइबिलिटी अभी भी हो सकती है। ठीक है, थर्ड पार्टी कौन है भाई, मैं रिटायर हो रहा हूं, मेरे जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं उनको पता होगा रिटायरमेंट के बारे में, और थर्ड पार्टीज को हो सकता है कि नोन ना हो, क्योंकि वो जब बिजनेस करते थे तो मैं भी उस पार्टनरशिप का पार्ट था। तो अगर मैं उन लोगों को प्रॉपर नोटिस दिए बगैर, उन लोगों को प्रॉपर इंफॉर्मेशन दिए बगैर रिटायरमेंट होता हूं, तो वो लोग तो यही सोचेंगे कि मैं आज भी उसी फर्म के साथ एसोसिएटेड हूं। तो क्या लिखा हुआ है, अंटिल अ पब्लिक नोटिस ऑफ हिज रिटायरमेंट इज गिवन। तो ये बड़ा जरूरी है कि अगर आप किसी पार्टनरशिप के साथ एसोसिएटेड हैं, तो अगर आप रिटायर हो रहे हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ साथ पब्लिक में एक नोटिस देना भी बड़ा जरूरी है, जिससे कि आपकी लायबिलिटी खत्म हो जाए बाकी पार्टीज की तरफ भी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये इसके कुछ बेसिक हमारे टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं कि पार्टनर कैसे रिटायर हो सकता है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि रिटायरमेंट में हम लोग न्यू पीएसआर एंड गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सो एडमिशन के समय हम लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो को कैलकुलेट करते थे, बट जब रिटायरमेंट होता है तो हम लोगों को गेनिंग रेशियो डिस्कस करना पड़ता है। अब देखिए, जो एग्जांपल जो हम लोगों ने प्रीवियस एग्जांपल देखा था कि सपोज ये चॉकलेट बार हमारा प्रॉफिट है और इसको शेयर किया जाता है इक्वली बाय ए बी एंड सी। ठीक है, नाउ एज्यूम करो कि भाई ए जो है ना ये रिटायर हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इज रिटायरिंग फ्रॉम द फर्म। तो अब क्या होगा कि इसका जो पोर्शन है वो बंट जाएगा, ए वो बी में भी बढ़ जाएगा, वो सी में भी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज समझ में आई। अच्छा, तो हम लोगों ने जब देखा था प्रीवियसली एडमिशन के टाइम में, तो ए बी और सी जो न्यू पार्टनर अगर हमारे पास आ रहा है और ए और बी कोई चॉकलेट बार को शेयर करते हैं इक्वली, इनको क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ताकि सी भी इसी चॉकलेट बार में से कुछ ना कुछ हिस्सा ले सके। होता था जो हम लोगों ने सीखा था। अब देखिए, ये ए बी और सी सेम चॉकलेट हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो गई। यहां पर को जो पार्टनर जा रहा है वो क्या करेगा, अपने शेयर को छोड़ के जाएगा, और जो पुराने और कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं वो उस शेयर को डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो यहीं पर से इसका जो फॉर्मूला है बड़ा सिंपल सा हमारा बन जाएगा।
तो अगर मैं बोलूं कि भाई इनके पास अपना ओल्ड शेयर तो है ही, अपने ओल्ड शेयर इनके पास है, प्लस अगर मैं ओल्ड शेयर में उनको उनका गेन शेयर जोड़ दूं तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा न्यू शेयर। तो वो क्या बन जाएगा हमारा न्यू शेयर। तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, पुराने शेयर में रिटायरिंग पार्टनर का भी शेयर जोड़ दिया जाए तो वो उसका नया शेयर बन जाएगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि व्हेनेवर अ पार्टनर रिटायर्स, सो जो कंटिन्यूइंग पार्टनर हैं उनकी प्रॉफिट शेयरिंग बढ़ जाती है। ठीक है, फॉर्म के अंदर उनको क्या हो जाएगा, गेन हो जाएगा, इसीलिए गेनिंग रेशियो निकाला जाता है। उनकी जो कैपेसिटी है टू अर्न द प्रॉफिट, टू गेन द प्रॉफिट दैट इंक्रीजेस, उनकी ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ओल्ड शेयर में गेन शेयर भी किसका है, रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है, वो जोड़ दिया जाए तो न्यू शेयर बन जाएगा। अब अगर मुझे डायरेक्टली गेन शेयर निकालना है तो मेरा फॉर्मूला बनेगा न्यू माइनस ओल्ड। क्या बनेगा, न्यू माइनस ओल्ड बनेगा। और जो हम लोगों ने एडमिशन के समय सीखा था, जो कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग था, वो था हमारा ओल्ड माइनस न्यू इक्वल्स टू सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ऐसे निकाला करते थे हम लोग। तो फॉर्मूला अब चेंज हो जाएगा, अब हम बोलेंगे न्यू माइनस ओल्ड इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। बड़ा सिंपल सा है, ठीक है, इसको नोट करिए। तो बच्चों हम लोगों ने प्रीवियस सैक्रिफाइसिंग के केस में भी कुछ केसेस देखे थे टू कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग इन न्यू पीएसआर। सेम गोज विद रिटायरमेंट में भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को कैटेगराइज कर देता हूं, व्हेन टर्म्स एंड कंडीशन आर गिवन। ठीक है, और दूसरा केस देख लेते हैं, गिवन। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास इसमें भी दो केस आ गए। एक क्या भाई कि टर्म्स एंड कंडीशन गिवन होंगी, और एक होगा कि टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन होगी। व्हाट, रिगार्डिंग गेन। तो बच्चों सैक्रिफाइस जब हम निकाला करते थे, सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होती थी कि टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सैक्रिफाइस इज गिवन एंड टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग सैक्रिफाइस इज नॉट गिवन। तो सेम विद गेन भी होगा। अगर टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग गेन गिवन है तो उसके केसेस अलग होंगे, और टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग गेन अगर मिसिंग होगा, जिसको बोलेंगे नॉट गिवन, तो उसका सिंपल सा केस बनता है। तो पहले इसी को हम लोग देख लेते हैं। इसका तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता है भाई, वो क्या होता है कि न्यू इक्वल्स टू गेन, न्यू रेशियो इक्वल्स टू गेन रेशियो। तो जब कोई भी कंडीशन रिगार्डिंग गेन ना गिवन हो, सिर्फ बोला गया हो कि ए बी सी पार्टनर हैं, सी रिटायर हो रहा है, और कुछ भी ना गिवन हो कि वो कितना छोड़ के किसको जा रहा है, अपना शेयर किसको, ए को दे रहा है, बी को दे रहा है, कितने प्रोपोर्शन में दे रहा है, कब दे रहा है, क्यों दे रहा है, ऐसी कुछ भी चीज नहीं लिखी हो क्वेश्चन में, तो हम डायरेक्ट बोलेंगे कि जो उसका नया रेशियो होगा वही उसका गेनिंग रेशियो होगा। बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम यहां पर को देखें तो यहां पर को अब हमको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि क्वेश्चन हो सकता है कि वही हो कि ए बी और सी पार्टनर हैं, सी रिटायर हो रहा है फर्म से, ये अपना शेयर का कुछ हिस्सा बी को देके जाता है, कुछ हिस्सा ए को देके जाता है। पहली टर्म्स एंड कंडीशन हो गई। दूसरा बोल सकता है कि सी पूरा का पूरा हिस्सा बी को दे के जा रहा है, या पूरा का पूरा हिस्सा ए को देके जा रहा है, या हो सकता है कि ए और बी को सी अपना हिस्सा किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में देके जा रहा हो। तो बहुत सारे केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे, वही केसेस इसमें भी डिस्कस करने हैं। तो हमारे को ये इंपॉर्टेंट है और वो बड़ा सिंपल है। बच्चों केस 1 देखते हैं गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। तो हम देखते हैं केस 1 में कि कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन गिवन नहीं होगी आपको रिटायरमेंट की। तो एबीसी हैं, 532 के पार्टनर्स हैं, ए रिटायर होता है फर्म से, बोला जा रहा है कि कैलकुलेट गेनिंग रेशियो। ठीक है, अब हमने देखा है कि जब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन गिवन नहीं होती है तो न्यू रेशियो इक्वल्स टू
न्यू रेशियो इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो बन जाता है, यही देखा था। अब भाई ये न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है जब कोई भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन होती है, तो उसका सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। वो ये है कि हम लोग सबसे पहले लिखेंगे इसको सीक्वेंस में, ए रेशियो बी रेशियो सी। इसका आएगा 5 रेशियो 3 रेशियो 2। तो जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको ओमिट कर दीजिए, आप यहां पर से इसको हटा दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, ओमिट कर दीजिए। तो हम लोग बोलेंगे इसकी लैंग्वेज क्या होगी, सो न्यू रेशियो इज कैलकुलेटेड बाय ओमिटिंग द शेयर ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। तो जो दिख रहा है, जो बचा हुआ है, वही आपका न्यू रेशियो हो गया। तो हम लोग बोलेंगे कि न्यू रेशियो इक्वल्स टू 3 रेशियो 2। ये चीज समझ में आई। अब हमने देखा है कि जब कोई कंडीशन ही नहीं गिवन है तो न्यू रेशियो को ही गेनिंग रेशियो मान लिया जाए। तो हम लोग बोलेंगे गेनिंग रेशियो भी यही होगा। ये कितना आ गया, 3 रेशियो 2। ये तो बड़ा सिंपल सा होता है फर्स्ट केस, जब कुछ भी टर्म्स एंड कंडीशन नहीं गिवन है। न्यू रेशियो भी निकालना सिंपल है, गेनिंग रेशियो को भी वही एज्यूम कर लिया जाता है। चलो बच्चों केस 2 की तरफ देखते हैं। यहां पर को क्या है कि एबीसी पार्टनर है 432 के, बी रिटायर हो रहा है और सरेंडर कर रहा है अपना 1/9 शेयर ऑफ प्रॉफिट टू ए। तो बी अपने शेयर का 1/9 पार्ट ए को सरेंडर करके जा रहा है और रिमेनिंग जितना भी पार्ट है वो सी को सरेंडर करके जा रहा है। इसका हम लोग बोल सकते हैं कि टर्म्स एंड कंडीशन रिगार्डिंग रिटायरमेंट इज गिवन। तो अब कैलकुलेशन का तरीका भी बदलेगा। तो हम लोग लिखेंगे कि भाई यहां पर को हम लोगों को मानना पड़ेगा कि न्यू इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन। तो ये फॉर्मूले से हम लोग अपना क्वेश्चन, अब सारे के सारे क्वेश्चन निकालेंगे क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन अब गिवन होगी। ठीक है, तो न्यू निकालना है, किसका निकालना है हम लोगों को, ए का निकालना है न्यू और सी का न्यू निकालना है। तो हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा। अब देखते हैं कि भाई इनका ओल्ड कितना है। तो ओल्ड कितना है 4/, और इसका है 2/9। तो हम लोगों ने ओल्ड तो दोनों का लिख दिया। अब गेन देख लेते हैं कितना है। तो पहले का गेन डायरेक्टली गिवन है हमको, वो क्या है कि जो बी का पार्ट है, बी का कितना है 3/9, इसका 1/9 पार्ट वो क्या कर रहा है, सरेंडर करके जा रहा है। तो अगर हम इसको कैलकुलेट कर दें तो कितना आता है, 3 × 3 81। तो 3/81 हमारे पास इसका आंसर आ गया। तो अब इसको जल्दी से हम लोग एलसीएम आउट कर लेते हैं। इक्वल्स टू 81 हमारा एलसीएम आ जाएगा और ये हो जाएगा 36 + 3। तो ये कितना हो गया बच्चों, 39/81। तो ए का पार्ट मुझे पता चल गया। अब सी के लिए देखते हैं, प्लस करेंगे। अब देखो यहां पर को अब आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके नहीं कर सकते क्योंकि हम लोगों को केवल ए के बारे में पता था कि 1/9 है। तो हम लोगों को रिमेनिंग पार्ट निकालना पड़ेगा बी के शेयर का अब कितना बचा हुआ है। तो अगर हम इसकी कैलकुलेशन यहां पर को देखें, बी का जो ओवरऑल पार्ट है वो है 3/9, जिसमें से हम लोगों ने 3/81 बांट चुके हैं हम लोग। इसका मतलब वो सरेंडर हो चुका है। ठीक है, यही है ना, 3/81 जो इसका निकाला था। इस पार्ट को इसमें से माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -3। दैट बिकम्स 24/81। ठीक है, तो रिमेनिंग पार्ट कितना है हमारे पास, 24/81 हमारे पास रिमेनिंग पार्ट बचा, जिसमें इसको अगर मैं इसको जोड़ दूं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और ये 9 हो गया तो कितना आ गया, 18 + 24 = 42/81। तो अगर आपसे बोला जाए बच्चा ये इसका न्यू रेशियो क्या है, न्यू रेशियो इक्वल्स टू क्या है, 39/42। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिएगा तो आपका आंसर और सिंप्लीफाइड आ जाएगा। और गेनिंग रेशियो क्या है, गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू है हमारा, इस पार्ट में तो 3/81 था और इस पार्ट में था 24/81। इसको भी अगर आप सिंपल करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई कर दीजिएगा। अब इस कॉमन वैल्यू को मैं हटा दे रहा हूं तो कितना बचा, 3 और 21। अब ये हम लोगों को पता है कि 1/8 हो गया। तो हमारा गेनिंग रेशियो कितना है, 1/8, जो हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। और अगर मैं न्यू रेशियो को भी सिंप्लीफाई कर दूं तो भाई ये आ जाएगा मेरे पास 13/5।
14। ठीक है, तो सिंप्लीफाई करने की बात है, बाकी जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हम लोगों ने आंसर निकाल दिया, दैट इज 1:8। चलिए बच्चों केस 3 देखते हैं, क्या कंडीशन है वो देखते हैं। तो एबीसी पार्टनर है 432 के, बी रिटायर हो रहा है एंड हिज शेयर इज टेकन बाय ए एंड सी इन द रेशियो ऑफ 1:2। ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और अभी भी देख लेते हैं। तो जब स्पेसिफिक रेशियो में हम लोग ले रहे होते हैं चीजों को, अब ये जो रेशियो है ये कैसा रेशियो है, दिस इज गेनिंग रेशियो। तो हम लोगों को डायरेक्टली गिवन है कि गेनिंग रेशियो गिवन है, आपसे पूछा जा रहा है कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फाइंड आउट करें। तो इसका सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं बच्चों, दैट इज सॉल्यूशन, फॉर्मूला वही रहेगा, न्यू इक्वल्स टू ओल्ड प्लस गेन। ठीक है, अब अगर डायरेक्ट निकालना चाहते हैं निकाल सकते हैं, लेकिन थोड़ा कैलकुलेट कर लेते हैं। सो बी रिटायर हो रहा है तो हम लोग किसके लिए निकालेंगे, फॉर ए एंड फॉर सी निकालते हैं। सबसे पहले क्या है, ओल्ड प्लस गेन का फॉर्मूला है, तो ओल्ड हम लोग लिख देते हैं, तो दैट इज 4/9 एंड 2/9। अब प्लस करते हैं गेन, और गेन के लिए क्या बोला गया है, तो इसको थोड़ा सा लंबा, चलो गेन के लिए क्या बोला गया है कि इसका जो 3/9 है ये एक पर्टिकुलर रेशियो में लिया जा रहा है। तो वो रेशियो क्या होगा, 1:2 है, तो 1:2 है, तो ये समझ के चलिएगा कि ये रिस्पेक्टिवली है, तो ए पहले आएगा और सी बाद में आएगा, तो ये कितना आ गया 1/3। और इसके लिए कितना आएगा, 3/9 मल्टीप्लाई बाय 2/3, यही है। इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, फिर एलसीएम लेके हम लोग अपना क्वेश्चन आगे बढ़ाएंगे, दैट इज 27। और ये कितना आ गया 6/27। ठीक है, इतना चीज आ गई। अब एलसीएम लेके आगे चलते हैं, इक्वल्स टू, इसका भी एलसीएम 27 आएगा और इसका एलसीएम भी 27 हमारे पास आएगा। ठीक है, अब देखते हैं कितना हो गया। तो बच्चों एलसीएम लेकर हम लोगों ने कर लिया, दैट इज 12 + 3 = 15 एंड 6 + 6 = 12। इसको और सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 4। तो हमारे पास कितना आ गया, न्यू पीएसआर, दैट इज 5:4। और गेनिंग रेशियो तो हम लोगों को पहले से ही पता है, दैट इज 1:2 इक्वल्स टू गेनिंग रेशियो। और ये आ गया हमारा न्यू पीएसआर इक्वल्स टू 5:4। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने एक तरीका देखा कि टर्म्स एंड कंडीशन क्या हो सकती हैं। तो बच्चों केस नंबर 4 एंड केस नंबर 5 तो ओरल हम लोग डिस्कस करते हैं। तो बच्चों केस नंबर 4 में आपको न्यू रेशियो गिवन होगा, बस आपको गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा, या आपको गेनिंग रेशियो गिवन होगा, आपसे न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए बोला जाएगा। तो फॉर्मूले में पुट करके आप विदाउट कैलकुलेशन भी इसको कर सकते हैं। केस नंबर 5 ऐसा होता है कि जिसमें केवल एक ही जो पार्टनर होता है, एक कंटिन्यूइंग पार्टनर होगा, वो सारा का सारा रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ले लेगा। तो गेनिंग पार्टनर केवल एक ही होगा, रेशियो कैन नॉट बी डिटरमाइंड हो जाएगा। तो बोलेंगे कि इफ ए इज गेटिंग, तो हम बोलेंगे ओनली ए इज गेन, या फिर ओनली बी इज गेन, या फिर ओनली सी इज गेन। एक पर्टिकुलर पार्टनर सारा का सारा गेन कर रहा होगा। तो ये बड़े सिंपल से केस होते हैं, केस नंबर 4 एंड 5। मेन केस होते हैं आपके केस नंबर 2, केस नंबर 3, और डायरेक्टली केस नंबर 1 भी कभी कभी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चों डिस्कस करते हैं कि इस रिटायरमेंट पूरे चैप्टर में हम लोगों को क्या क्या एडजस्टमेंट, क्या क्या नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं टाइम टू टाइम। तो देखते हैं कि क्या है एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो हम लोगों ने टर्म्स एंड कंडीशन देखा, उसके आगे देखते हैं कि क्या एडजस्टमेंट रिक्वायर होते हैं। तो पहला है एडजस्टमेंट इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये तो न्यू और गेनिंग रेशियो फाइंड आउट करने की बात होगी, और ये हम लोग सीख चुके हैं, तो इसमें डबल टिक हो जाएगा। ठीक है, डन हो गया इसको। ठीक है, इसका कैलकुलेशन हम लोगों ने देख लिया। नाउ एडजस्टमेंट फॉर गुडविल, ये जो गुडविल का एडजस्टमेंट होगा इसको सीखना पड़ेगा। ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल विल बी सेम, जो आप करते हैं, जो वैल्यूएशन करते हैं, मेथड्स बिल्कुल सेम रहेंगी। कैलकुलेट गुडविल निकालने का तरीका वही है, बस इसको एडजस्ट करने का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, ये हम लोग सीखेंगे लेटर। तो एडजस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस अराइजिंग ऑन द रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटी। बड़ा ही सिंपल है भाई, जो भी आपकी प्रॉफिट या लॉस हो रहा है वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट किस तरह से होगा। आगे बढ़ते हैं, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व्स एंड लॉसेस, इसका भी कैलकुलेशन किस तरह होगा। कैलकुलेशन का पार्ट सेम ही रहेगा, एडजस्टमेंट किस तरह होगा वही हमको सीखना है। नाउ कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड पेमेंट ऑफ अमाउंट टू रिटायरिंग पार्टनर, ये थोड़ा आपके लिए
एक थोड़ा सा नया चीज़ है और ये सीखना है आपको। और उसके बाद है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कैपिटल एडजस्टमेंट जो हम लोगों ने एडमिशन ऑफ अ पार्टनर में देखा था, सेम वैसे ही केसेस होंगे, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, सिंपल से हैं, ये सीखना है। अब जो नई चीज़ है वो हम लोगों का यही पार्ट है, दैट इज कंप्यूटेशन ऑफ अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर, कि वो कैसे निकाला जाए कि वो कितना अमाउंट है जो रिटायरिंग पार्टनर को पेबल है। पेबल अमाउंट निकाला, फिर उसके बाद हमको देखना है कि क्या वो अमाउंट हम लोग इमीडिएट पे कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और यहीं से हमारे केसेस बनेंगे। तो लोन अकाउंट जब हम बनाएंगे रिटायरिंग पार्टनर का, वो इसी के कंडीशन के अंदर आएगा, जब अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर इज नॉट पेड इमीडिएटली, उसको तुरंत पेमेंट नहीं दी जा रही है, और उस अमाउंट को हम लोग रिटायरिंग पार्टनर के नाम से एक लोन अकाउंट बना के करते हैं। तो बहुत सिंपल सा है। बाकी की चीज़ें तो हम लोगों ने बेसिक्स तो अपने कवर किए ही हुए हैं शुरू से लेके आखिर तक, तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें होती रहेंगी हमारी, और फिर हम लोग कॉम्प्रिहेंसिव केस में आके ये दोनों लास्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आज ये इंट्रोडक्शन पार्ट था जिसमें हम लोगों ने जाना कि क्या होती हैं टर्म्स एंड कंडीशन, के एडजस्टमेंट नेसेसरी होते हैं एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो नहीं आती, आप पुराना जो भी टॉपिक है उसको रिवाइज करिए। अंटिल देन स्टडी।